भाई सैलरी आई क्या? नहीं यार, अभी तक तो नहीं आई। एक बार चेक करना। अभी तो किया था यार, बस 2 मिनट पहले। क्या जिंदगी है यार, पहले महीने भर गधों की तरह काम करो और फिर अपनी सैलरी के लिए इतना वेट करो। बताओ, आज 11 तारीख हो गई है और अभी तक सैलरी नहीं आई। अब कोई दिक्कत है तो मुझे बताना भाई, मिलके देख लेंगे। हाँ है दिक्कत, मकान का किराया देना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। तो बोल भाई, तू बोलना, कितने पैसे चाहिए? नहीं यार, ये तो हर महीने का है, हर बार कैसे तुझसे मदद लूंगा। बात यह है कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर हमारी सैलरी टाइम पर क्यों नहीं देती हैं? सही कहा तूने। अच्छा चल, एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा वकील हायर करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि वो हमारी कंपनी पर केस कर दे। होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए। सही है, पर भाई पहले सैलरी आ जाने दे, वरना वकील को फीस कहां से देंगे? अनिल की बात सुनकर विशाल की भी हंसी छूट गई। ये कहानी विशाल और अनिल की है। विशाल और अनिल एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन जब हर महीने सैलरी लेट होने लगी तो विशाल का सब्र जवाब दे गया। अनिल जरा चेक कर, तेरी सैलरी आई क्या? अबे नहीं आई यार, नहीं आई। सुबह से 4 बार अकाउंट चेक कर चुका हूँ। अपना बैलेंस देख देख कर शर्म और आती है। जा, अब मैं नहीं करूंगा चेक, जब आएगी तो अपने आप मैसेज आ जाएगा। यार अब बस बहुत हो गया यार, पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। जो करना है बाद में कर लियो, चल पहले खाना खा ले। मन नहीं है। अबे खाने पर गुस्सा मत निकाल, देख अनीता ने फ्राइड राइस बनाकर भेजे आज। अच्छा भाभी ने भेजे हैं तो फिर खा लेता हूँ, ला दिखा। वैसे तू क्या लाया? कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था तो कुछ नहीं बना पाया। आ गया भाई, बड़ा मस्त आइडिया आ गया। अबे कैसा आइडिया? हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे सिर्फ, जिसमें हम सिर्फ फ्राइड राइस बनाकर बेचेंगे, लेकिन अलग अलग तरीकों से। मतलब कि हमारे पास फ्राइड राइस की अलग अलग वैरायटी रहेंगी और अपनी हेड शेफ भाभी को बनाएंगे। कौन, अनीता? अबे पहले उससे तो पूछ ले। डन है, आज मैं तेरे साथ ही चलूंगा तेरे घर, भाभी से फाइनल बात करते हैं। विशाल और अनिल बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दिन विशाल अनिल के साथ उसके घर पहुंच गया और फिर अनिल की पत्नी अनीता ने उन दोनों के लिए चाय बनाई। भाभी आप ये चाय वाय छोड़ो, आप तो मेरी बात सुनो। पता नहीं अनिल ने कभी आपको कहा या नहीं, लेकिन आप ना गजब के फ्राइड राइस बनाती हो कसम से। मैंने जब जब आपके बनाए फ्राइड राइस खाए हैं कसम से, खाने का असली स्वाद आ गया। तो आप ये बताने इतनी दूर आ गए? नहीं भाभी, मैं आपके पास एक बढ़िया ऑफर लेकर आया हूँ। मेरी और अनिल की हालत तो आप जानती हो। हमारी कंपनी तो अच्छी है, पर यहाँ सिर्फ हमारे मालिक ही ग्रो करते हैं, एम्प्लॉय की ग्रोथ का कोई सीन नहीं है यहाँ। तो अब हमें अपना ही कुछ करना होगा। अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने? भाभी हम मेन रोड पर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और हम उस रेस्टोरेंट में सिर्फ फ्राइड राइस बेचेंगे, जो कि हमारा यूनिक आइटम होगा, मगर फ्राइड राइस की वैरायटीज होंगी हमारे पास। अच्छा, जैसे कि? जैसे थोड़ा स्पाइसी फ्राइड राइस, अचारी फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस वगैरह वगैरह, इस तरह के ऑप्शन रखेंगे हम। और आप होंगी हमारे होटल की हेड शेफ, आपकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। बोलो भाभी, मंजूर है आपको? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप दोनों देख लो कैसे करना है। विशाल के साथ अब अनिल भी अपना होटल खोलने को तैयार था और फिर करीब 1 साल तक पैसे जोड़ने के बाद दोनों ने मिलकर एक बड़ा स्पेस खरीदा और एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लिया। अपना होटल खोलने के बाद विशाल बहुत खुश था। धीरे धीरे होटल चल पड़ा। अब विशाल और अनिल को उतने पैसे आराम से मिल जाते थे जितने कंपनी में काम करने पर मिला करते थे। भाई पहला टारगेट अचीव हो गया, अब हम अपनी लास्ट सैलरी जितना कमाने लगे। अरे तो चिंता मत कर यार, देखना धीरे धीरे ये डबल और फिर ट्रिपल भी होगा, बस हमें ऐसी मेहनत करते जाने हैं। हाँ भैया, और मैं क्या कह रही हूँ कि हम एक काम करते हैं, अपने मेन्यू में ना एक और टाइप जोड़ते हैं, क्रंची फ्राइड राइस। हाँ यार, सुनने में तो अच्छा लग रहा है मैडम हेड शेफ। तो चलो फिर आप अपनी नई डिश बनाना शुरू करो। भाभी एक बात और, अब आपको अकेले जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? मैं समझी नहीं। एक परमानेंट असिस्टेंट शेफ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। मतलब? भाभी एक लड़की है, वैशाली नाम है उसका, मुझे बहुत पसंद है और मैं जल्दी ही उससे शादी करने वाला हूँ। और अच्छी बात यह है कि वो भी आपकी ही तरह बहुत अच्छा खाना बनाती है। विशाल की बात सुनकर अनिल और अनीता बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद वैशाली और विशाल की शादी हो गई और फिर वो भी रेस्टोरेंट में अनीता का हाथ बटाने लगी। और फिर एक दिन जब विशाल बाइक से रेस्टोरेंट के लिए सामान लेकर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने वैशाली से 2 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए मांगे तो वैशाली भागी भागी अनिल के पास आई। भैया भैया, इन्हें बचा लीजिए प्लीज, इनका एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांग रहा है। अब वैशाली, इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। जितनी भी सेविंग थी वो मैंने और विशाल ने इस रेस्टोरेंट में लगा दी, तो अब हमारे पास कुछ नहीं है। और वैसे भी अब ज्यादा कमाई भी नहीं होती इस रेस्टोरेंट से जब से तुम यहाँ आई हो। कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि कितनी कमाई होती है? इस रेस्टोरेंट का आइडिया मेरे पति का था, उन्होंने भी अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी, तो इसमें उनका भी आधा हिस्सा है। देखो वैशाली, मदद मांग रही हो तो ठीक है, धमकी मत देना मुझे। ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है, समझी? जाओ, अब तो 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं भी देखती हूँ कैसे लेती हो तुम आधा हिस्सा। अनीता और अनिल की बात सुनकर वैशाली के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर यह वक्त उनसे बहस करने का नहीं था। उसने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और सबसे पहले विशाल का इलाज कराया। विशाल को जब अनिल और अनीता की सच्चाई पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ और अपने आप को कोसने लगा। लेकिन समस्या ये थी कि ना तो अब विशाल और वैशाली के पास पैसे थे और ना ही दुकान, और ना ही विशाल अभी इस हालत में था कि वो कोई काम कर सके। और फिर एक दिन, कहाँ गई थी तुम वैशाली?
मैंने जो गहने गिरवी रखे थे उन्हें मैंने बेच दिया और उन पैसों से मैंने एक ठेला और ये बर्तन लिए हैं। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि अब हम इस गरीबी में और नहीं जी सकते। वो दोनों वहां आराम से चांदी काट रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। कल से मैं उन्हीं की दुकान के सामने अपना फ्राइड राइस का ठेला लगाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे फ्राइड राइस खाने के लिए टूट पड़ेंगे? तुम नहीं जानती उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कितनी मेहनत लगी है। और आप नहीं जानते कि आपकी बीवी में क्या हुनर है। मेरे बनाए फ्राइड राइस सबसे अलग होंगे। असल में ये खास रेसिपी पहले मैंने रेस्टोरेंट के लिए सोची थी, लेकिन अब मैं उसे अपने ठेले के लिए बनाऊंगी। अच्छा, और नाम क्या है तुम्हारी इस खास रेसिपी का? मैं बनाऊंगी बॉइल्ड एग एंड चिली फ्राइड राइस। कम कीमत में इतनी बढ़िया चीज खाने को मिलेगी तो लोग दौड़ी चले आएंगे, आप देखना। वैशाली अपनी धुन की पक्की थी। उसने जो सोचा वो करके दिखाया। रेस्टोरेंट के सामने ही उसने अपना ठेला लगा लिया। हर बीतते दिन के साथ वैशाली की सेल बढ़ती गई और दूसरी तरफ अनीता का रेस्टोरेंट ठंडा पड़ने लगा। और फिर ठीक 2 साल बाद अनिल और अनीता को सब कुछ बेचकर एक जलेबी का ठेला लगाना पड़ा। कहते हैं ना, जिसकी 3 बहुएं हो उसकी सास तो रानी होती है, रानी। लेकिन मंजू का हाल देखकर तो कुछ और ही लगता है। मंजू की 3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग स्टेट की होती हैं, जिसका कारण था उसके तीनों बेटों की लव मैरिज। सबसे बड़ी बहू दलजीत पंजाबी, मंझली बहू मोनालिसा भोजपुरी और सबसे छोटी बहू अंबिका राजस्थानी होती है। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सावन के पहले सोमवार को मंजू की तीनों बहुएं अपने अपने रिवाज के हिसाब से तैयार होकर मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं। कुछ देर में जब मंजू मंदिर में आती है तो देखती है कि उसकी भोजपुरी बहू हरे रंग की साड़ी में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरे हुए है। पंजाबन बहू पटियाला सूट पहनकर बालों में परांदा लगाकर खड़ी है, तो वहीं सबसे छोटी राजस्थानी बहू घाघरा चोली और हाथों में भर भर कर चूड़ा पहने खड़ी होती है। तभी वो तीनों कहती हैं, पैरी पौना मम्मी जी, प्रणाम करतानी सासू माई, खम्मा घड़ी माजी सा। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। तुझसे भी ना बड़े मजाकिया हो मम्मी जी। चलो अब तुम तीनों की पूजा हो गई हो तो मुझे भी दर्शन कर लेने दो। हाँ हाँ माजी सा, कर लेना दर्शन, लेकिन पहले मारे को ये तो बता दो कि हम तीनों आज चौकी लग रही हैं कि नहीं। हाँ सासू माई, हम सब कैसन लागत बानी बताई था। सच कहूँ बहुओं तो तुम तीनों जैसे सजी धजी खड़ी हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रखी हो। कितना साज श्रृंगार किया हुआ है तुम लोगों ने। सासू माँ, माने तो लगा था कि आप हमें देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन आपने तुम्हारी तारीफ ही ना की। ओहो, अब मैं क्या सुबह सुबह तुम सबकी तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूं। चलो अब जल्दी से जाकर किचन में खाना बना लो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तभी तीनों बहुएं किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और मंजू हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने क्या पिछले जन्म में अलग अलग स्टेट का कर्ज लिया था जो तरह तरह की भाषा बोलने वाली बहुएं मेरे घर भेज दी। मंजू इतना कही रही होती है कि तभी किचन में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। पहले आलू दे पराठे मैं बनावागी, मेरे घर वालों ने देर हो गई सी। आई बड़ी आलू का पराठा बनाने वाली। पहले लिट्टी चोखा मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, पहले दाल बाटी मैं बनाऊंगी जीजी शाह। मारे इनको दफ्तर जाना से। नहीं नहीं, पहले हम बनाव, हम कौनों से कम नहीं की। एक बार बाल पकड़ लेना तो छिकवा छुड़ा दे त्योहार। नी तुसी मेरी गुत फाड़ेगी, मैनू गुस्सा आ गया ना तो फिर तस आ गई तेनू। जीजी सा, जे आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं अपनी दाल बाटी बना लूं। चुप कर तू। मंजू झट से जाकर किचन में देखती है तो तीनों बहुएं आपस में जोर जोर से लड़ाई कर रही होती हैं, जिसे देखकर मंजू कहती है, क्या हो गया, क्यों बिल्लियों की तरह सुबह सुबह इतनी जोर जोर से लड़ाई कर रही हो। मम्मी जी, तुसी अपनी इन दोनों बहुओं को समझा लो पहले। मैं करिया, मैं इन दोनों का मुंह बंद देना है। हमको क्या कमजोर समझ रही तुम दीदी? अरे बचपन में हमरे घर वाले हमको झांसी की रानी कहत रहे। हाँ हाँ जीजी सा, गुस्सा तो हमारे अंदर भी कूट कूट के भरा है। तुम चारों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक तो वैसे ही ना जाने अपनी अपनी भाषा में क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, ऊपर से सारा दिन इस घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर रखती हो। सासू माँ, हमारी गलती नहीं खे, हम तो सुबह के नाश्ता में लिट्टी चोखा बनाए के खातिर किचन में आवल रहनी, लेकिन ये बड़की जेठानी हमका बोली कि ई तोहार लिट्टी चोखा को ना खावेला, एक खातिर रसोई से दूर हटेला। ताही ते मैं गलत ये कहा, मैं लुता पराठा बनानी सी। शुभमता नहीं खांदे लिट्टी चोखा, तेना दोनों दे चक्कर ची मैं अपने पति नु भूखा नहीं भेज सकती। अरे तो तीनों बारी बारी से खाना बना लो, पहले दलजीत बना लेगी, फिर तुम और आखिर में अंबिका बना लेगी। अरे ई काहे बनाएगी पहले, रसोई में हम आवत है तो हम ही पहले पकाएंगे ना। तीनों ही नहीं बनाओगी, अब बाहर रहना, मेरी रसोई से मैं बना लूंगी, अपने बेटों के लिए अपने आप खाना। इतना कहकर मंजू अपने तीनों ही बेटों के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। एक दिन मंजू दोपहर के समय हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन माया उसके घर पर आकर कहती है, अरे वाह, 3 बहुओं के राज में ऐश की जा रही है। अरे काहे की ऐश माया, खैर आओ बैठो, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। अरे बहुओं, कोई रसोई में हो तो 2 कप चाय बना लाओ।
इतना कहकर मंजू और माया आपस में बातें करने लग जाती हैं। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब चाय नहीं आती तो माया कहती है, लगता है कोई बहू नहीं है रसोई में, इसीलिए अभी तक चाय नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता, इस वक्त कोई ना कोई तो जरूर होती है रसोई घर में। तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। मंजू जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही होती हैं और कहती हैं, सासू माँ हमके कहले बानी चाय बनाए खाते तो हम ही बनाई। ना चाय तो हम ही बनाएंगे माँ जीसा के लिए। मर जानियो, साडी जैसी चाय कोई बना नहीं सकता, इस वास्ते चाय तो मैं ही बनावागी। और मैनू पता है तुसी दोनों जानबूझकर मम्मी जी के सामने काम करने दी, एक्टिंग कर दिया ताकि उन्हानू तुसी ही चंगी लगिया। अरे बस भी करो तुम दोनों, तुम तीनों ने तो मेरा खून जलाने की कसम खा रखी है। अरे भाषा और शहर अलग है लेकिन हो तो इंसान ही। जब देखो बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। एक चाय मांगी थी तुम लोगों से, लेकिन उसके लिए भी पहले तुम्हें महाभारत ही करनी है। ये कहकर मंजू वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद मंजू का सबसे बड़ा बेटा रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, इस बार हम तीनों भाइयों को बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आउट ऑफ स्टेशन घूमने चलते हैं। ख्याल तो बहुत अच्छा है, तो तुमने कोई जगह डिसाइड की? काहे पंजाब का हिजाबत है, हमारे यूपी में घूम कर आएंगे। नहीं, हमको तुम्हारे राजस्थान जाने से। तभी रोहन चिल्लाते हुए कहता है, चुप करो तुम तीनों की तीनों, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरे घूमने जाने के लिए तो एक सहमति बनाती, पर तुम तीनों को तो लड़ने का बहाना चाहिए। इसके बाद रोहन वहां से नाराज होकर दफ्तर चला जाता है। उसके जाने के बाद तीनों को अपने किए पर मन ही मन बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन अंबिका सब्जी लेकर आ रही होती है तो उसे अपने मोहल्ले में होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में अपनी पड़ोसन माया से पता चलता है। तो वो घर आकर अपनी दोनों जेठानियों को इसके बारे में बताती है। तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी मंजू आकर कहती, क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम तीनों में? सासू माँ, हम सब ना वो मोहल्ला में होके वाला प्रोग्राम के बारे में चर्चा करत रही। हाँ माँ जी सा, माया मासा ने बताया कि मोहल्ले में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम सब भी इसमें भाग लेवे। पर तुम तीनों एक साथ प्रोग्राम में करोगी क्या? नाचेंगे और की। मैंने तो सोच लिया है, हम तो उस प्रोग्राम में राजस्थानी घूमर करेंगे और मैं भांगड़ा, और हम भोजपुरी गाना पर ठुमके लगाएंगे। हाँ, और तीनों की तीनों मेरी इज्जत का फालूदा बनाओगी। अरे पार्टिसिपेट करना ही है तो एक साथ मिलकर प्रोग्राम में हिस्सा लेना, वरना कोई जरूरत नहीं। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुत सोच विचार करती हैं और आखिर में एक साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मान जाती हैं। देखो बहनों, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हुण हम सबनू दिखा देवांगे कि जब अलग अलग स्टेट मिलकर एक होंदी है तो वो कितनी पावरफुल हो जाती है। ए बात ठीक सा जीजी सा। तीनों बहुएं मिलकर प्रोग्राम के लिए खूब प्रैक्टिस करती हैं और आखिरकार प्रोग्राम वाला दिन भी आ जाता है। मिक्स गानों पर डांस करते हुए सबसे पहले तो वो तीनों भांगड़ा करती हैं, उसके बाद भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाती हैं और आखिर में घूमर करके सबका दिल और वो कंपटीशन जीत लेती हैं। सारा मोहल्ला उनकी तारीफ करने लगता है। अपनी बहुओं को ऐसे एक साथ देखकर, उनकी तारीफ सुनकर मंजू बहुत खुश